अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है सोशलाइजेशन, जिसको हम तरबियत कहते हैं उर्दू में। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा अमल जिससे जो एक इंसान होता है, इंडिविजुअल होता है, वो सारी ज़िंदगी अपने माहौल से, अपने ग्रुप से, अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ सीखता है। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस है। इसे लाइफ लॉन्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सोशलाइजेशन है वो ज़िंदगी की हर स्टेज पे किसी ना किसी तरह से हो रही होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ से, बहन भाइयों से, अपनी फैमिली से सीखता है कि कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे मैंने चलना है, कैसे फिरना है। तो फिर बाद में वो एज अ मुस्लिम अगर वो किसी मस्जिद में जाता है नमाज या कुरान के लिए, तो वो वहाँ पे उसको सिखाया जाता है कि उसके जो रिलीजियस नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, उनको किस तरह उसने फॉलो करना है। फिर उसके बाद स्कूल में सोशलाइजेशन होती है। स्कूल में एक तो टीचर आपकी सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं, टीचर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा जो आपका पेयर ग्रुप होता है, जो आपके क्लास फेलोज होते हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, वो आपको बहुत सा एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जॉब स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से भी आप सोशलाइजेशन आपकी होती है। तो इसी तरह सोशलाइजेशन एक लाइफ में ऐसा प्रोसेस है जो सारी ज़िंदगी चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। इसलिए इसको एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें इंसान जो होता है वो अपनी जो ह्यूमन उसका पोटेंशियल है वो डेवलप होता है। इंसान अपने माहौल के बारे में, अपनी नेचर के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखता है। तो सोशलाइजेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस बाय विच पीपल डेवलप देयर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। हम सीखते हैं कि हमने किस तरह उठना, किस तरह बैठना है, क्या हमारी नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये हम किससे सीखते हैं? ये हम सीखते हैं अपने सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमें हमारा इंसान बनना सिखाता है कि हम किस तरह इंसान बन सकते हैं, हमने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है। ये सारा हम सोशलाइजेशन के ज़रिए से सीखते हैं। नेक्स्ट है सोशल एक्सपीरियंस। सबसे पहले वो सोशलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बता रहा है, द लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस बाय विच इंडिविजुअल डेवलप देयर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न पैटर्न्स ऑफ देयर कल्चर। अब वो बता रहा है कि एक इंसान तो अपनी ह्यूमन कैपेसिटी के बारे में सीखता है कि वो क्या काम कर सकता है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी फिजिक्स कैसी है, उसकी फिजिक में कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की। एक तो इंसान इंडिविजुअल इस बारे में सीखता है, दूसरा वो कल्चर के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में सीखता है। मतलब वो नेचुरल साइंसेस के बारे में भी सीखता है और सोशल साइंसेस के बारे में भी। मतलब वो नेचर के जो रूल्स हैं उनको भी सीखता है और सोशल लाइफ के जो रूल्स हैं उनको भी सीखता है सोशलाइजेशन में। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है अ पर्सन फेयरली कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। एक इंसान के जो पैटर्न होते हैं सोचने के, महसूस करने के और एक्ट करने के, उसको हम पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं। पर्सनैलिटी हमारी क्या होती है? जो हमारी थॉट्स को, हमारी बिहेवियर को, हमारी फीलिंग्स को और हमारे एक्शन को शो करे, उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिसका मतलब है इंसान की जो पर्सनैलिटी है, इंसान की शख्सियत के अंदर जो सारी कैपेसिटीज़ हैं, जो सारी एबिलिटीज़ हैं, उनको हम डिफ़ाइन करना, उनको हम पर्सनैलिटी का नाम देते हैं। Could a person's personality develop without social interaction? अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है, क्या वो सोशल इंटरेक्शन के बगैर डेवलप हो सकती है? कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। इंसान सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए सीखता है कि उसने कैसे बात करनी है। इंटरेक्शन का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। तो पर्सनैलिटी से हम क्या मुराद ले रहे हैं कि पैटर्न होते हैं थिंकिंग के, फीलिंग के और एक्टिंग के। तो हम फील कब करते हैं, हम सोचते कब हैं, हम एक्ट कैसे करते हैं? जब हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त ने हमें क्या कहा जो हमें बुरा लग गया, तो वो हमें फीलिंग्स कब आती हैं? जब हम किसी के साथ एक्ट करते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन के बगैर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है नेचर एंड नर्चर, बायोलॉजिकल साइंसेस।
द रोल ऑफ नेचर, एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैव अ नेचुरलिस्टिक रूट। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस है। नेचर हम कहते हैं ना कि इंसान की फितरत है। नेचर हमें बाय बर्थ मिली हुई होती है। इसमें इंसान का, कभी कभी हम लफ्ज़ आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। तो फितरत यही होती है जो हमारे अंदर बाय बर्थ होती है। ये हमारे इनहेरिटेंस से भी होती है कि हमारे माँ बाप से भी हमें मिलती है। और इसमें कोई भी सोशल, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं होता। ये हमारा सारा बायोलॉजिकल होता है। इसमें वो आपको बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में बता रहा है। द रोल ऑफ नेचर, कि जो नेचर का रोल होता है उसको हम बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम देते हैं। जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे मैथ वगैरह, ये सारे क्या हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज है। एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैव अ नेचुरलिस्टिक रूट, क्या है, जो सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं उनकी एक नेचुरलिस्टिक रूट है। सोशल साइंसेज जबकि क्या होती हैं, द रोल ऑफ नर्चर। नर्चर क्या होता है, वो जो हम अपने माहौल से, अपनी फैमिली से, पेयर ग्रुप से, मैस मीडिया से, इन सब चीज़ों से सीखते हैं, उसको हम नर्चर का नाम देते हैं। जो हमारे अंदर बाय बर्थ क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम नेचर कहते हैं। जो हम अपने माहौल से, अपने सोशल सर्कल से, अपने बहन भाइयों से, फैमिली से जो हम सीखते हैं उसको हम नर्चर का नाम देते हैं। मोस्ट ऑफ हु एंड व्हाट वी आर एज अ स्पीशीज इज लर्नड और सोशल इन नेचर। कह रहा है कि ये क्या होता है, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हम जो स्पीशीज हैं वो सीखते हैं अपने माहौल से, अपने सोशल सर्कल से, फैमिली से। और ये क्या होते हैं, ये सोशल होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, सोशल होती है। अब जो नेचर नेचर है ना, उसकी जो नेचर है ना वो साइंटिफिक है। कि इसमें साइंटिफिक क्या होती है, कि जो हमें जैसा नज़र आ रहा है वो हम उसी तरह उसको बयान करते हैं। लेकिन सोशल साइंसेस के हैं कि जो हम सीखते हैं, जो बिहेवियरिज्म की बात करता है। नेचर और नर्चर, इट इज़ बोथ बट फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नर्चर मैटर्स मोर। कह रहा है कि अगर आपने सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव यूज़ करते हुए देखना है तो सोशल साइंसेस के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, जो नर्चर है, जो हम अपने माहौल से सीखते हैं, अपने सोशलाइजेशन से सीखते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो इंसान सीख रहा होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। क्योंकि इंसान का जो पीयर ग्रुप होता है, इंसान का जो सर्कल होता है, उसका पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा असर होता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसके मुताबिक जो नर्चर है वो ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन, इफेक्ट ऑन नॉन ह्यूमन पैरामीटर्स। हार्लोज एक्सपेरिमेंट, 6 months of complete isolation was enough to disturb development। ये आप जो मिशोनिस की बुक है उसमें ये 5th चैप्टर है, ये 4th चैप्टर है, सोशलाइजेशन। उसमें आपको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाएगा। हार्लोस के एक्सपेरिमेंट के बारे में एक स्टोरी होगी कि कैसे 6 माह के लिए बिल्कुल अकेला कर दिया जाए तो वो कैसे आपकी फिजिकल और जो आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको कैसे वो डिस्टर्ब करता है। इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, एन्ना एंड इसabel। Year of isolation left both children damaged and only capable of uh, sorry, approximating a normal life after intensive rehabilitation। इसमें मिशोनिस की बुक में आपकी सोशलाइजेशन की जो सोशलाइजेशन का चैप्टर है उसके ऊपर एक पैराग्राफ में एना की स्टोरी बताई हुई है। कि जो एना थी वो एक बच्ची थी जो कि अपने पेरेंट की इलीगल बच्ची थी। तो जो उसका नाना अब्बू था, मतलब उसके माँ का जो बाप था, उसने गुस्से में आके उस लड़की को, जो ऐना थी, उसको बिल्कुल एक कमरे में बंद कर दिया। बस उसको खाना दे देता था और उसे और ज़िंदगी की सहूलियात, मतलब कपड़े, खाना वगैरह दरवाजे से दे दिया जाता था। ना उसे कोई बात करता था और ना ही कभी वो बाहर निकली थी उसका कमरे से। तो कई सालों बाद जब उन्होंने वो कमरा खोल के देखा तो उस बच्ची को ठीक तरह से चलना नहीं आता था, ठीक तरह से बोलना नहीं आता था। हालांकि उसकी एज काफ़ी हो गई थी, उसकी मेंटल ग्रोथ वैसे नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है कि सोशलाइजेशन इंसान की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट उसने गिनी का बताया हुआ है, somewhat less isolated but suffered permanent disability।
ये एक और एग्जांपल दी हुई है कि ये अगरचा कम आइसोलेट थी, इसे इतनी तन्हाई में नहीं रखा गया था जितना कि एना को, लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि इसके अंदर भी डिसेबिलिटी आई थी, परमानेंट आई थी, क्योंकि ये लोग एक आइसोलेट कर दिया गया था। इन्हें ये नहीं पता था कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमने कैसे बोलना है, कैसे चलना है, हमारी नॉर्म्स क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है। तो इसलिए इनकी सोशलाइजेशन या इनकी ग्रोथ, इनकी डेवलपमेंट एक जगह रुक गई थी। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रॉयड, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा क्लास, मैं आपको ये बता दूं कि ये फर्स्ट वाला चैप्टर है जिसमें थेरीज आएंगी। ये वाला जो सोशलाइजेशन का टॉपिक है, ये आपके मिड के सिलेबस का लास्ट टॉपिक होगा। मतलब आपने फर्स्ट पे पर्सपेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ा है, सेकंड पे आपने कल्चर वाला पढ़ा है, और थर्ड पे ये सोशलाइजेशन वाला। ये 3 चैप्टर आपके मिड में मैं इंक्लूड करूँगी। इसमें जो सबसे पहले थ्योरी है वो फ्रॉयड की थ्योरी है, बेसिक ह्यूमन नीड्स, इरोस एंड थॉट्स एज अपोजिंग फोर्सेस। इसने इंसान की पर्सनैलिटी पे बात की थी। इसने सबसे जो पहले जो इंसान की इसने जो बात की थी ईड की, उसमें वो कहता था कि ये जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो बहुत ज़िद्दी होता है, उसके अंदर ईड होती है, उसमें इतनी समझ नहीं होती है कि मैंने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी, क्या चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह, क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है। There are unorganized inborn part of personality whose sole purpose is to reduce tension created by primitive drives related to hunger, sex, aggression, and irrational impulses. वो ईड की बात कर रहा है कि जो ईड होती है वो हमारी जिद की तरह होती है, ये नहीं देखती कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। बस जब ईड की बात हो तो हम कहते हैं कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारी विशेज़ हैं, वो पूरी हो जानी चाहिए। वो चाहे आपकी हंगर से वो रिलेट कर रही हैं, चाहे सेक्स से, चाहे अग्रेशन से, या कोई भी आपकी इरेशनल या कोई भी नाजायज़ डिमांड हो, वो पूरी कर देनी। जैसे एक बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको अब नहीं पता क्या बुरा है, क्या नहीं बुरा। अब वो उसको जब भूख लगी है तो वो दूध मांगेगा, वो ये नहीं देखेगा कि दूध गर्म है, मैं इसके लिए इंतज़ार कर लूँ। वो गर्म दूध को ही पीने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसकी ईद उसको मजबूर कर रही है कि वो गर्म दूध ही पिए ताकि वो अपनी भूख को मिटा सके। नेक्स्ट है ईगो, द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट प्रोवाइड्स अ बफर बिटवीन द ईग एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। कह रहा है ईगो क्या होती है, ये ईड से थोड़ी सी मेच्योर होती है, ये ईड की तरह जिद नहीं करती, जो कि एक पर्सनैलिटी के लिए एक पार्ट का काम करती है, जो एक ब्रिज का काम करती है इंसान की ईड के दरमियान और बाहर की दुनिया के दरमियान। ये इंसान को समझाती है कि किस तरह, अब वो जो बच्चा है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि वो कहेगा कि मैंने गर्म दूध ही पीना है ताकि उसकी भूख मिट सके। तो वो जो उसकी ईगो होगी वो क्या होगी, वो उसको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगी। जब बच्चा 1 साल का होगा तो वो गर्म दूध ही पी लेगा, लेकिन जब बच्चा 5 साल का होगा तो उसमें थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि दूध गर्म है, इसलिए मैंने अभी नहीं पीना, मुझे थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो वो जो थोड़ी सी इरेशनल और थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, वो हमारी ईगो होती है। नेक्स्ट है हमारी सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, द फाइनल पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर टू डेवलप, इट रिप्रेजेंट्स द राइट एंड रॉन्ग ऑफ सोसाइटी एज handed down by a person's parents, teacher and other important figures. कल्चर विदन। कह रहा सुपर ईगो क्या होती है फ्रॉयड के मुताबिक, कि इंसान की पर्सनैलिटी का लास्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि इंसान को अच्छे और बुरे में डिफरेंस बताता है। अब वो जो बच्चा है ना, ईगो उसको 5 साल के लिए कह देगी ना कि गर्म दूध है, मैंने थोड़ा वेट करके फिर पीना है। जब वो बच्चा 7 साल का होगा तो उस बच्चे को समझ आ जाएगी कि दूध पे मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप, अपने जिस्म की ग्रोथ के लिए मेरे लिए खाना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो हमारे अंदर गलत और सही को पहचानने की जो सेंस आ जाती है, उसको हम सुपर ईगो का नाम देते हैं। ये सुपर ईगो हमें किधर से आती है, हमारे पेरेंट्स से आती है, हमारे टीचर से आती है, और कल्चर हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब बहुत से ऐसे काम है कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में चीटिंग नहीं करना, ठीक है, ये हमें कौन सिखाता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, और हमारा कल्चर सिखाता है कि इलीगल वे अपनी गोल को
पाने के लिए इलीगल वे आपने चूज नहीं करनी है, बल्कि आपने मेहनत करनी है। तो जो सुपर ईगो होती है वो हमें बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, id and superego are in constant states of conflicts with the ego balancing the two। कह रहा है जो ईड होती है और सुपर ईगो होती है इनमें बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जो ईगो होती है वो क्या करती है, इनमें कन्फ्लिक्ट को दूर करने का काम करती है। अब ईड क्या होगी कि बच्चा कहेगा मुझे हर हाल में मेरी ख्वाहिश पूरी करके दो, ठीक है। जैसे आजकल मोबाइल फोन छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको नहीं पता होगा छोटे बच्चे को कि वो मोबाइल फ़ोन मेरी आंखों के लिए, जो रेस निकलती हैं वो मेरी आंखों के लिए ख़तरनाक है। उसको चाहिए तो मोबाइल चाहिए, क्योंकि उसमें उतनी सेंस ही नहीं है। जब बच्चा 5 या 7 साल का होगा उसे थोड़ी समझ आ जाएगी कि मैंने इतना इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। मैंने जब मेरे माँ बाप मुझे देंगे तो मैंने इस्तेमाल करना है। लेकिन वही जब बच्चा 10 या 12 साल का हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगी कि मोबाइल फ़ोन मैंने तब भी यूज़ करना है जब मैंने अपने स्टडी को, अपनी फैमिली को टाइम दे दिया होगा। तो सुपर ईगो क्या होती है, जो हमें अच्छे और बुरे में डिफरेंस बताती है। ये फ्रूड ने पर्सनैलिटी के 3 स्ट्रक्चर दिए थे, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये बेसिकली साइकोलॉजी से रिलेट है। पर्सनैलिटी, ये साइकोलॉजी की थ्योरी है जो हमें पर्सनैलिटी की ट्रेड्स के बारे में, पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ये आपकी पर्सनैलिटी की या सोशलाइजेशन की फर्स्ट थ्योरी है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फ्रूड थ्योरी। स्टडीज रिफ्लेक्ट जेंडर बायस। कह रहा है कि इसने जेंडर बहुत बायस कर दिया, या तो इसने वुमेन को या मैन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। इन्फ्लुएंसेस द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, इसने इन्फ्लुएंस किया है पर्सनैलिटी की स्टडी को। सोशियोलॉजिस्ट नोट फ्रूड्स कंट्रीब्यूशन, लेकिन फिर भी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कंसीडर करते हैं, इस थेरिस ने जो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर्स पे बात की है वो उसको कंसीडर करते हैं। इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, ये इंटरनलाइज करवाता है सुपर ईगो के जरिए हमारी नॉर्म्स को, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये हमारी पर्सनैलिटी के अंदर लेके जाता है कि हम खुद से पहचान लें कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव लास्टिंग इम्पैक्ट। कह रहा है कि जो बच्चे बचपन में सीखते हैं उसका इंसान की ज़िंदगी में आखिर तक बहुत गहरा असर रहता है। तो ये इसने सिगमंड फ्रॉइड का क्रिटिकल इवैल्यूएशन दिया है कि क्या इस पे क्रिटिक क्या हुआ था, कि इसने किन चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। एक तो था कि ये जेंडर को रिफ्लेक्ट कर रहा था, दूसरा ये कि इसने जो स्टडी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस किया था स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी को। थर्ड, लेकिन फिर भी सोशोलॉजिस्ट इसकी थ्योरी को कंसीडर करते हैं। फोर्थ, ये हमारे अंदर नॉर्म्स को इंटरनलाइज करता है, हम खुद से पहचान लेते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा है। और लास्ट है कि चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट है जीन पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी बेसिकली पर्सनैलिटी की थ्योरी है। हाउ पीपल थिंक एंड अंडरस्टैंड। कॉग्निशन क्या किया है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टेक्नोलॉजी की, तो मेरे लिए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और होगी, आपके लिए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और होगी, और आपके क्लासमेट के लिए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और होगी। तो वो यही बता रहा है कि हर इंसान की कॉग्निशन दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है। हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंटली सोचता है और डिफरेंटली उसको परसीव करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी चेयर की लास्ट लेक्चर में, कि मेरे लिए चेयर लकड़ी की बनी हुई एक चेयर होगी जिस पे टीचर बैठेंगे। हो सकता है आपके लिए चेयर वो हो जिस पे आप बैठ के स्टडी करते हो, या आप जिस पे अपना सामान रख सकते हो। तो इसी तरह हर चीज़ की डेफिनेशन हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। इसने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी। सबसे पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, सॉरी। सेंसरी मोटर स्टेज में इसने कहा था कि जो इंसान है वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोल नहीं सकता, ठीक है, वो सिर्फ देख सकता है, टच कर सकता है, सुन सकता है। तो वो अपनी सेंसेस के मुताबिक दुनिया को समझने की कोशिश करता है। उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यूज ऑफ लैंग्वेज एंड अदर सिंबल्स। सबसे पहले वाली स्टेज पे बच्चा महसूस करना शुरू करता है, अपनी सेंसेस के मुताबिक उन दुनिया को देखता है। उसके बाद जो बच्चा होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है,
इसमें 6 से 8 जब बच्चा बोलना शुरू करता है, 2 से 3 साल के बच्चे जब ये इंसान यूजुअली बोलना शुरू कर देता है, तो इंसान इसमें लैंग्वेज के ज़रिए से और सिंबल्स के ज़रिए से दुनिया को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री कंसेप्शन ऑफ कैजुअल कनेक्शंस इन सराउंडिंग। इसमें इंसान क्या करता है कि इंसान आम रिलेशनशिप देखता है। इंसान देखता है कि मेरे माँ बाप का मेरे साथ क्या रिलेशन है, मेरे सिबलिंग्स का मेरे साथ क्या रिलेशन है। इंसान बहुत कैजुअल रिलेशंस के बारे में सोचना शुरू करता है। ये इंसान की डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात कर रहा है कि इंसान पहले अपनी सेंसेस से समझता है, फिर बाद में लैंग्वेज और सिंबल यूज़ करता है। थर्ड स्टेज पे आके वो कनेक्शन देखता है, कैजुअल कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो अब्स्ट्रैक्ट सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो हमें जैसा नज़र आ रहा होता है हम उसको वैसे ही बयान करते हैं। क्रिटिकली क्या होता है कि जैसे अभी मैंने क्रिटिकल इवेल्युएशन आपको बताई है, हम किसी चीज़ पे क्रिटिक करते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, मतलब ऑपोजिट। वो फ्ला क्या होते हैं, फ्लॉज क्या होते हैं, क्या बातें मिस कर दी होती हैं, उनको जांचने की कोशिश करते हैं। वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस पे क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या हुआ था? फर्स्ट वाला है डिफर्ड फ्रॉम फ्रूट, व्यूइंग द माइंड एज एक्टिव एंड क्रिएटिव। कह रहा है कि इसने फ्रूट से डिफरेंट बात की थी। इसने इंसान का जो दिमाग है उसको एक्टिव और क्रिएटिव कंसीडर किया था। कॉग्निटिव स्टेजेस आर द रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड सोशल एक्सपीरियंस। कह रहा है जो कॉग्निशन होती है वो इंसान की बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के लिए कंसीडर की जाती है कि जैसे जैसे इंसान का कद, हाइट और इंसान की बायोलॉजिकल ट्रेड्स जैसे जैसे डेवलप करती हैं, वैसे वैसे कॉग्निटिव स्टेजेस भी चेंज होती रहती हैं। इसके साथ साथ जो एक सोशल एक्सपीरियंस है, जो सोशलाइजेशन है, वो भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करती है। डू पीपल इन आल सोसाइटी पास थ्रू पाइगेट्स फॉर स्टेजेस। अब इसने एग्जाम एक सवाल किया है कि जो पाइगेट्स ने 4 स्टेजेस दिए हैं, क्या सब बच्चे, सारी दुनिया की सोसाइटीज इन्हीं 4 स्टेजेस से बड़ी होकर इंसान डेवलप होता है? तो बेसिकली इंसान इन्हीं 4 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले वो सेंसेस के थ्रू अपनी दुनिया को समझता है, उसके बाद लैंग्वेज और सिंबल का यूज़ करता है, उसके बाद कैजुअल रिलेशन की बात करता है। उसे नहीं पता होता कि अब्स्ट्रैक्ट क्या है, दुनिया क्या है। वो सिर्फ कैजुअल रिलेशन पे देखता है कि मेरी माँ का मेरे साथ क्या रिश्ता है। सबसे पहले इंसान अपनी माँ को पहचानने की कोशिश करता है। तो इंसान भी थर्ड स्टेज में अपनी फैमिली के साथ रिलेशन बिल्ड करता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज में इंसान क्रिटिकली और एब्स्ट्रैक्टली सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो बात की थी, उसमें सबसे पहले इन्होंने मोरल रीजनिंग की बात की है। द वे इन विच इंडिविजुअल जज सिचुएशन एज राइट और रॉन्ग। कि मोरल रीजनिंग क्या है कि जिसमें इंसान सही और गलत के बारे में जज करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको हम मोरल रीजनिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्री कन्वेंशनल। यंग चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज पेन और प्लेजर। कह रहा है कि जो नौजवान होते हैं ना, जो टीनेज होते हैं, वो दुनिया को कंसीडर करते हैं कि या तो अगर गरीब है तो उसके लिए ज़िंदगी क्या है, तकलीफ का बायस है, और अगर अमीर है तो उसके लिए ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी प्लेजर है, ज़िंदगी खुशी है। तो जो नौजवान चिल्ड्रन होते हैं, जो नौजवान बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं या तो पेन के हवाले से या प्लेजर के हवाले से। नेक्स्ट उसने कन्वेंशनल स्टेज की बात की है। टीन्स lose selfishness as they learn to define right and wrong in terms of what pleases parents and conforms to cultural norms। अब इसमें आपके वाली स्टेज, जैसे आप देखते हैं, आप देखें यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, हम कुछ अर्न करने के काबिल हो जाएंगे। मतलब पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके स्टेटस में इजाफा कर देगा, आपके स्टेटस में पॉजिटिव चेंज आएगा, आपके माँ बाप के लिए सेटिस्फेक्शन का बायस है, सोसाइटी में आपके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है, जब जो टीनेज बच्चे होते हैं वो सेल्फिशनेस से हट के
वो गलत और सही का डिफरेंट करने लग जाते हैं, और वो ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ उनके माँ बाप को खुश करेगी और किस तरह वो अपने कल्चर के साथ अपना रिलेशन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये इसकी लास्ट स्टेज है। इसमें इंसान क्या करता है, कंसीडर्स अब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल। इसमें इंसान एथिकली सोचने लग जाता है, अब्स्ट्रैक्टली सोचने लग जाता है। मतलब कि जैसे आप थोड़े से और मैच्योर हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप शादी या फैमिली की तरफ तब सोचोगे जब इस्लाम के हुक्म के मुताबिक आप निकाह करोगे, उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे कि हमने फैमिली बनानी है, हमने शादी करनी है, निकाह करना है। ठीक है, इसमें हम इंसान थोड़ा अब्स्ट्रैक्टली होकर सोचता है, थोड़ा एथिकल प्रिंसिपल्स को थोड़ा समझने लग जाता है। इस पे वैल्यूएशन क्रिटिक क्या हुई थी, लाइफ पाइगेट व्यूड मोरल डेवलपमेंट एज स्टेजेस। इसने मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी। मैनी पीपल डोंट रीच द फाइनल स्टेज। वो कह रहा है कि कुछ जो लोग होते हैं वो फाइनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। मतलब हम वो इस सेंस में कहने की कोशिश कर रहा है कि हम सब मानते तो ये हैं कि नमाज के बारे में कब्र में सबसे पहले सवाल किया जाएगा, लेकिन फिर भी जब हमें पता है कि नमाज इतनी ज़रूरी है, फिर भी सब मुसलमान 5 की 5 नमाजें क्यों नहीं पढ़ते। तो वो यही बात इधर कर रहा है कि सब इंसान अब्स्ट्रैक्टली सोचने की कोशिश नहीं करते, या अब्स्ट्रैक्टली सोच भी लेते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। रिसर्च लिमिटेड टू वॉइस जर्नलाइज टू पॉपुलेशन। कह रहा है कि इसकी जो रिसर्च थी वो लिमिट कर दी थी, इसने सिर्फ लड़कों पे रिसर्च की थी और जनरलाइज कर दी थी बाकी सारी पॉपुलेशन पे। हालांकि मेल और फीमेल के आंसर्स और रिस्पॉन्स तो अलग अलग होते हैं, मेल की प्रायोरिटीज और होती हैं, फीमेल की और होती हैं। तो इसने क्या किया था, मेल पे रिसर्च करके सब पे रिजल्ट्स जनरलाइज कर दिए थे, जो कि इसकी रिसर्च पे सबसे बड़ा क्रिटिक था। नेक्स्ट आपका कैरल गिल्गिन, जेंडर फैक्टर कंपेयर्ड मोरल रीजनिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। इसने लड़कियों और लड़कों की जो मोरल रीजनिंग होती है उसको कंपेयर किया था। फर्स्ट पे इसने बात की हुई है कि जो लड़के होते हैं उनमें जस्टिस पर्सपेक्टिव होता है, उनके फॉर्मल रूल्स होते हैं जो सही और गलत में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, तो वो रैशनली सोचने की कोशिश करेगा कि क्या गलत है और क्या सही है, उसके रूल्स होंगे। लेकिन एज कंपेयर टू लड़कियों के, गर्ल्स डेवलप अ केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सपेक्टिव। कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनका पर्सपेक्टिव होता है केयर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। पर्सनल रिलेशनशिप डिफाइन रीजनिंग। जो लड़के होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार करते हैं एज कम्पेयर टू लड़कियों की। लड़कियां ज़्यादा क्या होती हैं, ज़्यादा केयरिंग होती हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं एज कम्पेयर टू लड़कों के फॉर्मल रूल्स होते हैं। ठीक है, इस पे क्रिटिक क्या था, कल्चरल कंडीशनिंग अकाउंटेड फॉर द डिफरेंसेस। बिल्कुल, डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लड़की को दी जा रही है तो दूसरे कल्चर में भी सेम हो। जैसे हमारे कल्चर में जो इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कमाने की जिम्मेदारी ज़्यादा लड़के की होती है, लड़की की इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसलिए ये जो इस पे क्रिटिक है वो पहला ये है कि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। Male and female morals will probably become more similar as more women enter the workplace। कह रहा है कि जो मेल और फीमेल का मोरल होता है वो प्रोबेबली सिमिलर ही होता है, जैसा कि ज़्यादा वुमेन अगर वर्क प्लेस में आ जाती हैं तो उनका मोरल बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू मेल के। नेक्स्ट है हर्बर्ट मीड। इसने सोशल सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया था कि सेल्फ है क्या। द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी composed ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इमेज। कह रहा है कि ये इंसान की पर्सनैलिटी के वो हिस्सा है जिसमें इंसान सोचता है कि मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ, मेरा अपना इमेज क्या बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एवेल्यूएशन है, ठीक है, मैं देखूंगी कि बच्चे मेरा इमेज कैसा है, मेरा आप लोगों के दरमियान आप लोग क्या बातें करते हो मेरे पीछे कि टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा लीनियंट है, बहुत अच्छी हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है,
तो वो जो इमेज मैं आपसे परसीव करूँगी वो मेरा सेल्फ होगा, कि मैं अपने बारे में क्या जानती हूँ और मेरा इमेज क्या है। सेल्फ डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल। जब इंसान दूसरे से बात करता है तो फिर वो जो सेल्फ होता है वो क्रिएट होता है। जैसे मैं आपसे क्लास में बात करती हूँ, आप मुझसे फ्रीली बात कर लेते हो, आप बिल्कुल नहीं घबराते, तो मुझे एहसास होगा कि मैंने आपको इतनी फ्रीडम दी हुई है कि आप बिना झिझक मुझे अपना कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हो। और अगर मैंने आपको इतनी आज़ादी नहीं दी हुई, बहुत स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, तो आप मुझे फ्रीली ओपनली अपने सारे प्रॉब्लम नहीं बता सकोगे। सोशल एक्सपीरियंस इज द एक्सचेंज ऑफ सैम्बल। कह रहा है कि सोशल एक्सपीरियंस क्या होता है, जिसमें हम सैम्बल्स को चेंज करते हैं। जो हमारे सैम्बल्स होते हैं, जैसे हम थंब दिख शो करवाते हैं, इसका मतलब है गुड लक। ठीक है, कि जब कोई पेपर देने जा रहा हो या किसी इम्तिहान के लिए जा रहा हो, तो हम उसको थंब का जो साइन देते हैं, वो अगर हम शो करवाते हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पेपर अच्छा हो। ये हम सैम्बल शेयर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंटेंशन रिक्वायर्स इमेजिनिंग द सिचुएशन फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन को जब हम समझते हैं तो हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे ही है कि अपनी जगह किसी और को रख के देखना, कि आप अपनी जगह अपने माँ बाप को रख के देखो कि उन्होंने किस तरह आप पे पैसा लगाया है, और वो क्या उम्मीदें रख रहे हैं आपसे, कि आप कैसे कमाओगे, कैसे उनका सहारा बनोगे। मतलब आप अपने आप को किसी और की जगह रख के सोचते हो, तो फिर इस सिचुएशन को जज करते हो। बाई टेकिंग द रोल ऑफ द अदर वी बिकेम सेल्फ अवेयर। कह रहा है जब हम अपने आप को किसी और की जगह रख के सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सेल्फ अवेयर, हमारी हमें पता है कि हमारा सेल्फ क्या है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपने माँ बाप को अपनी जगह रख के सोचो, तो आपको पता होगा कि हमने हमारी गोल क्या होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में आने की, हमने कैसे अपनी गोल को अचीव करना है, कैसे हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे हमने अच्छे मार्क लेने हैं ताकि हम अच्छी से अच्छी जॉब ले सकें। तो आप अपने माँ बाप को अपनी जगह रख के सोचते हो। मीट द नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब है कि हम अपने बारे में वो सोचें जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। जैसे अगर आप मुझे अच्छी टीचर या बुरी टीचर समझते हैं, तो मैं अपने आप के बारे में भी वही समझने लग जाऊँ। जैसे आपके माँ बाप आपको बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छा समझते हैं, तो आप अपने बारे में भी वैसे ही सोचने लग जाते हो। अ सेल्फ इमेज बेस्ड ऑन हाउ वी थिंक अदर सी अस, कि एक ऐसा इमेज जो हम अपने बारे में बना लेते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आई एंड मी का कंसेप्ट जो मीर ने दिया था, द सेल्फ हैज़ टू पार्ट। कह रहा है कि जो सेल्फ है उसके दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट वाला जो आई होता है, जो इंसान खुद क्रिएट करता है, आई, ये इंसान का सब्जेक्टिव पार्ट होता है, जो इंसान अपने बारे में खुद सोचता है। नेक्स्ट है मी, ऑब्जेक्टिव साइड ऑफ द सेल्फ, के जो ऑब्जेक्टिव साइड होती है, जो लोग इंसान के बारे में सोचते हैं, उसको हम मी कहते हैं। आई वो होता है जो हम अपने बारे में खुद सोचते हैं, मी वो होता है जो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और सेल्फ इमेज क्या होता है, कि जो लोग हमारे बारे में राय बना लेते हैं, उसी से हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट है मी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इमिटेशन। इन्फेंट्स मिमिक बिहेवियर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इंटेंशंस। कह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के रोल्स को, अपने माँ बाप को कॉपी करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्हें इतनी उनके अंदर इतनी समझ भी नहीं होती कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। बस इंसान नकल करने की कोशिश कर देता है। जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप को रोल मॉडल बना के उनकी कॉपी करने की कोशिश कर देते हैं, उनके रोल्स को कॉपी करते हैं। लड़कियां जब छोटी होती हैं तो वो अपनी माँ के जैसे बनने की कोशिश करती हैं, और जो लड़के होते हैं वो यूजुअली अपने फादर को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्ले स्टेज, टेकिंग द रोल्स ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। कह रहा है कि प्ले स्टेज में क्या होता है, हम उन लोगों के रोल्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे माँ बाप हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो हम माँ बाप को अपने लिए रोल मॉडल के तौर पे लेने लग जाते हैं। नेक्स्ट है गेम स्टेज, टेकिंग द रोल्स ऑफ सेवरल अदर्स एट वंस। इसमें हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लोगों को रोल मॉडल बना लेते हैं, हम डिफरेंट लोगों को कॉपी करने की कोशिश कर लेते हैं।
लास्ट है generalize other widespread cultural norms and values we use as a reference in evaluating ourselves। कह रहा है कि ये widespread rules और regulations होती हैं जो हम यूज़ करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर क्या अच्छा और क्या बुरा है। जैसे इस्लाम का जो है कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता, ये हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है कि हमारे इस्लाम का रूल है कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब हम इस अब्स्ट्रैक्शन को लेके अपने आप को जज करें कि हम कितना झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर कितने फीसद झूठ है और कितने फीसद सच है। तो जनरलाइज अदर का मतलब है कि हम नॉर्म्स और वैल्यूज़ को एक स्केल बना के, एक स्टैंडर्ड बना के अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। नेक्स्ट इसमें जो बॉक्सेस दिखाए हुए हैं इसमें बताया गया है कि जो इंसान, जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी को भी नहीं फर्स्ट में कॉपी करता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है इसमें वो कह रहा है नो वन नो एबिलिटी टू टेक द रोल ऑफ द अदर, कि इंसान में बिल्कुल एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी का भी रोल ले। सेकंड जो ब्लू वाला बॉक्स है इसमें वो कह रहा है वन अदर इन वन सिचुएशन, कि या माँ या बाप में से इंसान जो बच्चा होता है वो किसी एक को रोल मॉडल के तौर पे लेने शुरू कर देता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपनी माँ जैसी बनने की कोशिश करती हैं और जो लड़के होते हैं वो अपने बाप को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है गेम स्टेज, जिसमें इंसान डिफरेंट लोगों को कॉपी करने की कोशिश करता है। ठीक है, लास्ट वाली जो जर्नलाइज अदर है उसमें इंसान डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट लोगों को कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपके लिए आपके टीचर्स जो होंगे वो रोल मॉडल होंगे, आप उनके जैसा बनना चाहोगे। अगर आप घर में हो तो अपने माँ बाप जैसे, अगर आप मस्जिद में हो या मस्जिद वगैरह में हो तो वहाँ पे आप किसी को रोल मॉडल बना लेते हो। अगर आप हॉस्टल में हो तो वहाँ आपका कोई रोल मॉडल आपका सीनियर बन जाएगा। तो इस तरह जनरलाइज वेदर का मतलब है आप डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लोगों को अपना रोल मॉडल बना लेते हो और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट इसमें क्रिटिक बताया हुआ है मीड का, कि मीड पे जो मीड था इसने सिंबॉलिक इंटरेक्शन में फाइंड किया था सेल्फ और सोसाइटी को। हालांकि सेल्फ जो है वो आपका साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इस पे क्रिटिक ये था कि मीड ने बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की बिल्कुल बात नहीं की थी। ये जो लास्ट पे आपको टेबल नज़र आ रहा है इसमें मीड और फ्यूड को समराइज किया हुआ है कि मीड ने आई और मी का कंसेप्ट दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने ईड और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। मीड ने कहा था कि बायोलॉजिकल एलिमेंट्स बिल्कुल इग्नोर्ड है मीड के लिए। इसने बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को, बायोलॉजिकल ओरिजिन्स को इसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। जबकि जो फ्रॉइड था उसने कहा था जो ईड और सुपर ईगो है वो इंसान की बायोलॉजी में क्रिएट होती हैं। मीड ने कहा था आई और मी दोनों मिल के काम करते हैं, जबकि फ्लूइड ने कहा था ये दोनों आपस में मिल के काम नहीं करते, बल्कि जो ईगो होती है वो ईड और सुपर ईगो के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपसे लास्ट एक बात करनी थी कि अभी आपके जो मिड के पेपर होंगे ना उसमें एक आपका फर्स्ट पर्सपेक्टिव वाला चैप्टर होगा, सेकंड कल्चर वाला होगा और थर्ड सोशलाइजेशन वाला होगा। तो जो सोशलाइजेशन वाला है ना वो ही थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें थेरीज आ गई हैं, ना तो वो कल्चर वाले में है ना ही पर्सपेक्टिव वाले में है। अभी आपको 24 से आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, आपका लेक्चर नहीं होगा। अगर 11 जनवरी को आपको मिल जाता है कि आपके मिड स्टार्ट हो जाएंगे 11 जनवरी से या 11 जनवरी से ऑनवर्ड, तो मैं कोशिश करूँगी वीडियो बना के मैं छुट्टियों में ही अपलोड कर दूँ। अगर सपोज दैट यूनिवर्सिटी खुलती है 11 को और मिड फ़ौरन स्टार्ट नहीं होते तो फिर ये जो सोशलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आपने परेशानी होना इन तीनों चैप्टर्स में से जो आपको समझ में नहीं आ रहा, मशोनिस में कुछ टेंशन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर यूनिवर्सिटी मिड से पहले ओपन हुई तो हम एक पूरा लेक्चर दे देंगे उन टॉपिक्स के लिए जो आपको समझ में नहीं आ रहे। फिर मैं आपको उनके बारे में जो कंफ्यूजन होगी हम उसको दूर करने की कोशिश कर लेंगे। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, अभी आप अपनी तैयारी करते रहें। होपफुली अगर यूनिवर्सिटी ओपन हुई तो मैं रिपीट भी करवाऊँगी और जो आपको समझ में नहीं आई
वो मैं दोबारा समझा भी दूँगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना बेटा।